हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई एग्जाम बी में हम आपको कंटेंट जो है वो क्रिप्स देते हैं, यानी कि आपका प्रिपरेशन 50% फास्टर वे में होगा और आपका 1/3 टाइम से होगा। तो उसी डायरेक्शन में आपको पता है ये जो एफएसआर का रिपोर्ट है काफ़ी बड़ा होता है, 150 से 200 पेज का ये रिपोर्ट होता है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने प्रीवियस कुछ ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे ESI FM के, तो उसमें इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं और इंटरव्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये साल में 2 बार आता है, एक दिसंबर में आता है और एक जून में आता है। तो आपको दिसंबर वाला भी पढ़ना है, जस्ट गो थ्रू कीजिए, लेकिन जून वाला आपको मिस नहीं करना है। इससे आपको मतलब जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसका क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, वो आपको पता चलता है। और ये पढ़ना ज़रूरी है क्या? तो 100% ज़रूरी है। और इसको कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो मेरा क्लास होगा, ये लेक्चर जो है यूट्यूब पे, इसका मैं PDF में कन्वर्ट करके उसको भी डाउनलोड के लिए आपको अवेलेबल करा के दूंगा। आपके पास टाइम कितना है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसको कैसे पढ़ना। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये है, आप जब RBI में जाएंगे पब्लिकेशन में जाने के बाद आपको जाना है हाफ ईयरली में, क्योंकि ये हाफ ईयरली रिपोर्ट है। और यहाँ पे देखो, ये जून वाला है, अभी रिसेंटली आया है, फिर दिसंबर, फिर जून, दिसंबर, इस तरीके से आता है। तो आपको 2 पढ़ने हैं। प्रीवियस वाला जस्ट देख लेना है और अभी का जो है वो डिटेल में पढ़ना है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, मतलब आपको लगता है कि भाई ये रिपोर्ट कुछ काम का नहीं है, तो ये जो दिया हुआ इतना, ये आपको पूरा रट्टा लगाना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार कर लीजिए और इसके जो फाइंडिंग्स हैं आपको आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं यूज कर लीजिए। तो ये जो चीज़ है ये मस्ट चीज़ है, इसको किसी को भी नहीं छोड़ना है। जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको मतलब बहुत मिनिमल पढ़ाई करनी है, तो उनको इतनी पढ़ाई करनी है, लेकिन इसमें का वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो, ये फॉरवर्ड है, आपको यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। यहाँ पे आपको एक पूरा एक थीम पता चलेगा कि गवर्नर क्या कहना चाहते हैं, RBI क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आज है 29 जून। तो शाम को प्रतीक सर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका एक क्लास है। मतलब ये फ्री का सेशन है और ये मेरा जो होगा, ये जो कोर्स में एनरोल करेंगे उनके लिए इंट्रो सेशन है, ये कल होगा शाम को 8 बजे। तो इसके लिंक जो है दोनों की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी लास्ट टाइम, अभी हम एवरी ईयर क्या करते हैं, ये जो सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल रिपोर्ट पढ़ना है। ये तो सबको पता है कि वो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन सब लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है। कुछ लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ लोगों को उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता होता है, तो वो पढ़ते नहीं है। तो इसलिए पहला काम वो पढ़ना है। अगर नहीं है तो फिर आपको, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हर इंस्टीट्यूट जो है वो कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में एक लाइव क्लास भी करेंगे जो तुषार सर लेंगे। उसके बाद आपको ऐसी समरी भी मिलेगी। ये पिछले रिपोर्ट की है, ये 28 रिपोर्ट है। अभी आपने देखा होगा ये जून वाला जो है वो 29 रिपोर्ट है। आपको समरी मिलेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ये 15-20 पेजेस की होगी। और उसके बाद आपको कुछ MCQs मिलेंगे। तो अगर आपको ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं पढ़ना है तो आपको इतना भी अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप कम पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत यहाँ पे अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेशन से कम ये 5 बार पढ़ना पड़ेगा और इसका जो डेटा है वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि RBI जो एग्जाम है, कोई भी स्टेट PCS एग्जाम है, कोई भी UPSC एग्जाम है, ये आपका मेमोरी का टेस्ट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोग बोलते हैं कि एनालिटिकल, देखिए एनालिटिकल भी आप कब कर सकते हैं, आप के पास जब डेटा हो। आप हवा में नहीं लिख सकते। जब कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आएगा आपको कुछ सेक्शन लिखने पड़ेंगे, आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। RBI में आपको गवर्नमेंट स्कीम लिखनी पड़ेगी, FSR लिखना पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस के, उसके ऊपर रेगुलरली फेज 1 फेज 2 में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ये सबसे प्रायोरिटी इसको ज़्यादा होती है। अभी देखो, अभी आपको क्या करना है। आज है 29 जून। तो 28 जून का जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर है, कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर देख लो। ठीक है, अभी देखो, ये इसके ऊपर एक स्पेशल पेज इन्होंने डेडिकेट किया। ये है बिजनेस स्टैंडर्ड, करेक्ट। आई थिंक ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में का है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़िए और उसमें जितना भी आया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में वो आपको पढ़ना है। दैट इज वन वे, करेक्ट। अगर आप पूरा रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे तो एटलीस्ट ये पढ़ लो और यहाँ पे जो जो है उसका आपको नोट्स बनाना पड़ेगा 3-4 पेजेस का, और उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप MCQ के आंसर कैसे देंगे, आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे। तो ये भी एक वे है कि न्यूज़पेपर में जो कुछ भी आया है उसको पढ़ना और उसके बेसिस पे नोट्स बनाना। ठीक है, तो अभी देखो,
अभी इस केस में ना आपने देखा होगा स्ट्रेस टेस्ट, और मैं ये इसलिए यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि सिर्फ स्ट्रेस टेस्ट आपको आता है, स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि ये इकोनॉमेट्रिक्स में, एमए इकोनॉमिक्स में जो लोगों ने हाई लेवल की पढ़ाई की है स्टैटिस्टिकल एंगल से, मान लीजिए कोई बैंक है तो उसको हम कोई कंडीशन लगाएंगे कि मान लीजिए सब लोगों ने डिपॉजिट निकाल लिया, लोन नहीं आया, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन डाल के अगर वो इंस्टीट्यूशन खड़ा रहता है, वो सस्टेन करता है, तो वो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। तो यानी कि अभी यहाँ पे ना मेरी एक स्टूडेंट है जो पहले आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी की थी, उसने फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया और अभी यहाँ पे वो ज्वाइन किया आरबीआई। यानी कि देखो, अगर आपको ये सारे एरिया में एक्सपर्टीज़ है तो ये आरबीआई की लैटरल एंट्री आई थी। लैटरल एंट्री यहाँ पे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी 36 लाख से 42 लाख तक है। यानी कि ये जो एरिया है रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। और ये अगर आपको सारे रिपोर्ट समझेंगे, आप इसमें एफआरएम है, सीएफए है, पीआरएम है, कोई आईआईबीएफ के सर्टिफिकेशन, अगर आप वो करेंगे तो आगे जाके आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ रेगुलेटरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, आरबीआई में अवेलेबल रहेंगी। इसलिए ये रिपोर्ट जो है वो डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी देखो ये कंटेंट है। लास्ट ईयर मुझे याद है, लास्ट ईयर 2022 में आरबीआई के बोर्ड ने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि आपने एफएसआर रिपोर्ट पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो देखो, अभी अगर हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमें टेस्ट करना है कि वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो उन्होंने बताया सिर्फ आप हमें टॉपिक के नाम बता दीजिए। टॉपिक का नाम पहला, ये टॉपिक का नाम दूसरा, और ये तीसरा टॉपिक का नाम, और इसमें के ये जो है ये हेडलाइन वाले, इतने आपको पता होने चाहिए जैसे क्या क्या है। अगर आप ये इतना भी बता पाएंगे, कितने लाइन से, ये 10 लाइन से, 10 से 12 लाइन से, तो भी आपका बहुत ज़बरदस्त इंप्रेशन पड़ेगा। क्योंकि अदरवाइज आपने कहा कि यस मुझे पता है और चैप्टर के आपको नाम नहीं पता, यानी कि इससे क्या इंप्रेशन आएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना। इसलिए मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ कि कैसे करना इंटरव्यू में अगर आता है तो। अदरवाइज जो लोग हैं वो सारा का सारा रिपोर्ट पढ़ते, 1 2 नहीं 3 4 बार पढ़ते हैं, वो दिखाता है कि भाई आपको आरबीआई में जाने का कितना पैशन है। अब ये ओवरव्यू करेक्ट। देखो यहाँ पे क्या है ना, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनके लिए वही है, अदरवाइज समरी तो प्रोवाइड की है, एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्या है ना, कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको एक बार डायरेक्शन दे दी तो फिर वो कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंज्यूम तो आपको ही करना है। जैसे एक एनोलॉजी है, भाई किसी ने कहा कि मुझे भूख लग गई है, तो ये आपके सामने रख दिया, तो वो तो खाना तो आपको ही पड़ेगा, करेक्ट। तो ये इसी तरीके से, ये आपके सामने मैंने बताया कि क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन ये पढ़ना, इसका रट्टा लगाना, मगअप करना और नोट्स बनाना, ये आपका ही यहाँ पे काम है। अभी देखो, आप जाएंगे चैप्टर के लिए, तो ये जो दिया हुआ है ये अच्छे से पढ़ना है और इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ना है, करेक्ट। जैसे देखो, सिंस December 23 इशू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हैज शोन रिमार्केबल रेजिलियंस। रेजिलियंस आपको पता है, रेजिलियंस का मतलब है खड़ा रहना, डटे रहना, विथस्टैंड करना, करेक्ट। विदरिंग द halting progress in the last mile of the disinflation. Financial stability risks is stirred by the higher for longer stance of monetary policy and bouts of the volatility unsettling financial markets on income data. अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपको क्या करना है, ये आरबीआई का रिपोर्ट है, देखो ये बहुत हाई स्टैंडर्ड का रिपोर्ट होता है और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी पढ़ा जाता है। इसलिए यहाँ पर जो वोकैबलरी होगी वो बहुत हाई लेवल की होगी। इस टाइप की कम से कम आपको 40-50 वर्ड मिलेंगे, वो आपको साइड में नोटबुक में लिख लेने हैं, उसके मीनिंग याद रखने हैं, और उस टाइप का अगर आप यूज़ करेंगे, देखो ये बहुत प्रो टिप है, प्रो टिप यानी कि हाई लेवल का टिप है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। देखो ये जो मैं लोगों को टिप्स देता हूँ ना, इसी से आप बाकी लोगों से बहुत अलग दिखेंगे और तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज नॉर्मल चीज़ें तो सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद टेबल देखो, ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट क्या है, आईएमएफ ने क्या कहा है, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है, ग्लोबल कितना है, एडवांस इकोनॉमीज है, इमर्जिंग मार्केट, डेवलपिंग इकोनॉमीज है, करेक्ट। उसके बाद कंट्री वाइज भी क्या है, ये डेटा आपको नोट डाउन करना है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडवांस इकोनॉमीज क्या है, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी बैंकिंग सेक्टर साउंडनेस इंडिकेटर्स आपको पूछा जाएगा,
बताइए, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर का साउंडनेस देखना है तो क्या क्या चेक करना है? ग्रॉस एडवांस कितने हैं, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, रिटर्न ऑन एसेट है, सीआरआर है, एलसीआर यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशो, पीसीआर यानी कि प्रोविजन कवरेज रेशो, स्लिपेज कितना है, ये सारा आप देखेंगे। देखो स्लिपेज यहाँ पे कम 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 वो होता रहा है, यानी कि हमारी जो सिचुएशन है वो अच्छी हो रही है। और देखो एडवांस भी कितने अच्छे तरीके से ग्रो किया है पिछले 10 साल में, ठीक है। तो उसके बाद कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स क्या है, आप देखिए कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स बड़े हैं, यानी कि इकोनॉमी की कंडीशन जो है ग्राउंड लेवल पे वो खराब है। अगर आपको कोई भी एक लाइन लिखना है, सेंटेंस लिखना है, तो आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, आप हवा में नहीं लिख सकते, आपको रेफरेंस देना ही पड़ेगा। नेट इन्फ्लोज देखिए, करेक्ट, कहाँ पे? इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में। मान लीजिए अगर देखो इसका यूज़ आपको एग्जाम के लिए भी करना है और खुद के पर्सनल फाइनेंस के लिए भी करना है। आप देखिए लोग कहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, सेक्टोरल थीमेटिक स्कीम। मान लीजिए कोई आपका एनर्जी वाले है या कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, करेक्ट, इस टाइप में अगर आप देखेंगे, देखो अभी ये लेसेस देखो, यहाँ पे कुछ कोई नहीं डालता, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे कोई नहीं डालता, फोकस पे नहीं डाल रहा है, स्मॉल कैप में है, लार्ज एंड मिड कैप में है। और एक्चुअली आज के डेट में सेक्टरल थीम चलती है, एनर्जी वाली है, एनबीएफसी है, आपको एक सेक्टर लगता है कि वो बहुत अच्छा करेगा आगे जाके, वहाँ पे आपको। और यहाँ पे लिक्विड फंड, लिक्विड फंड यानी कि वो पैसे जैसा है, आप इमीडिएटली उसको बेच सकते हैं, ये सेफ है। ये कहते हैं डेट यानी कि बॉन्ड में यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किया जाता है। सीआरआर का सिचुएशन कैसा है, करेक्ट, सीआरआर का देखो मीडियन कितना है, 25th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, ठीक है। परसेंटाइल आपको पता है 100% यानी कि जो टॉप के लोग हैं, 90% है कि आपके नीचे 90%। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ग्रोथ इन आउटस्टैंडिंग बैलेंस बाय प्रोडक्ट टाइप, यानी कि होम लोन का एडवांसेस कितना बाकी है, उसके बाद ऑटो लोन है, करेक्ट। इस तरीके से अगर आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड में देखिए कितना ज़्यादा है, क्रेडिट कार्ड का लोन आउटस्टैंडिंग ज़्यादा होने का मतलब है कि इकोनॉमी में स्ट्रेस है, लोगों के पास पैसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड का लोन जो होता है वो सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होता है 36%, तो इसलिए वो रिस्की होता है। फिर साइबर रिस्क, साइबर रिस्क के बारे में अभी देखो, साइबर रिलेटेड मेंशंस, एक्चुअली ये जो है ना, ये मैंने जब मैं आईआईएम में था पिछले साल, तो ये हमने सीखा वहाँ पर कि कोई भी एनुअल रिपोर्ट आता है ना, वहाँ पर इस टाइप का एनालिसिस होता है कि किस टाइप के वर्ड यूज़ किए हैं। मतलब आज के डेट में ऐसा मतलब टूल्स आ गए, ऐसे टूल्स कि वो एनुअल रिपोर्ट देख के उसमें कौन से इंग्लिश के वर्ड यूज़ किए, उसके बेसिस पे कंपनी का वो प्रोग्रेस मेजर करते हैं। तो ये बहुत हाई लेवल का, यहाँ पे देखो कितना वर्ड्स बढ़ा है, आपको पता चलेगा कि इतने बार साइबर रिलेटेड वर्ड्स यूज आए, यानी कि साइबर सिक्योरिटी आज के डेट में और आगे बहुत बड़ा एक थ्रेट बनने वाला है। इसमें अपॉर्चुनिटी भी है, अगर आपको आगे फ्यूचर में जाना है बहुत हाई लेवल पे, तो ये एक अच्छा करियर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हर चैप्टर का आपको समरी पढ़ना और यहाँ से कुछ ना कुछ लाइंस आपको लिख लेनी है। जैसे ओवरऑल देखो, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम साउंडनेस augur well for sustaining the growth momentum and withstanding global shocks। इस टाइप के लाइन से लिख लीजिए, रट्टा लगाइए, एग्जाम में लिखिए, आपको फायदा होगा। देखो रट्टा लगाना मुझे पता है ये सबसे गंदा काम है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी अंडरस्टैंड करेंगे तो डबल फायदा होगा, ठीक है। लेकिन यार जिसका हो गया हो गया, मतलब यूपीएससी में मैंने बहुत बार लोग देखे जो रट्टा लगाते हैं उनको अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। अभी अगर आपको जाना है तो कुछ चीज़ ऐसी है कि मुझे पता ये अच्छा नहीं है, एक्चुअली इंटेलिजेंस देखना चाहिए, एनालिटिकल देखना चाहिए, लेकिन एग्जाम में 50, 60, 70% क्वेश्चन काफ़ी बार फेज़ 1 में हो, फेज़ 2 में है, आपका मेमोरी बेस्ड ही चेक किया जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, जो है वो है, हमें उस तरीके से बदलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे चैप्टर का हमारा समरी है। ये अभी देखो, ये है बैंक ग्रुप वाइज डिपॉजिट प्रोटेक्शन कवरेज, ठीक है, कमर्शियल बैंक। यहाँ पे क्या देखना है, ये देखो टोटल कमर्शियल बैंक कितनी है, पब्लिक सेक्टर कितनी है, प्राइवेट कितनी है, फॉरेन बैंक्स कितनी, यहाँ से आपको ये डेटा मिलेगा। यूसीबीज कितनी है, एससीबीज कितनी है, तो ये अच्छा अच्छा डेटा आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा, ठीक है। और बाकी चैप्टर के ये दे जो है ना, ये पीडीएफ फाइल है ना, अगर आप ये भी पढ़ेंगे तो मुझे लगता है 50-60% आपका काम हो जाएगा। सिस्टमेटिक रिस्क सर्वे, अभी देखो अगर आपको कोई पूछेगा भी ग्लोबल रिस्क क्या है, तो ये है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था। मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क क्या है, अगर कोई पूछेगा कि हाउस होल्ड सेविंग ये क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स रिस्क है। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी है, इंटरेस्ट रेट है, इक्विटी प्राइस है, फॉरेन एक्सचेंज है, एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्क यानी कि साइबर रिस्क हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, ऑपरेशन रिस्क हो गया, एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेशन, बैंक एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए ये इसलिए है
कि साउंडनेस के लिए क्या देखना है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या देखना है, इफिशियंसी के लिए क्या देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको 10 बार पढ़ के इसका रट्टा लगा। रिस्क फैक्टर कॉन्स्टिट्यूटेड ईच कंपोनेंट्स ऑफ द एफएसएसआई। ठीक है, तो ये क्या है आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें क्या क्या देखना है। जैसे मान लीजिए विक्स इंडेक्स, आपको पता है इससे वोलेटिलिटी पता चलती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा आपको रिपोर्ट में पढ़ना है, इसके आगे पीछे जो भी कमेंट्री की है वो आपको पढ़ना है। बैंकिंग सेक्टर में क्या है, क्या क्या फैक्टर देखना है, एनबीएफसी में क्या देखना है, रियल एस्टेट में क्या देखना है, म्यूचुअल फंड में क्या देखना है, करेक्ट। और ये है इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक रेगुलेटरी मेजर्स, और सबसे मेन है इसका रैशनल। रैशनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस टाइप का रेगुलेशन क्यों आया है, ये इंटरव्यू के लिए और आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मैंने ना आपको एक डायरेक्शन दिया कि कैसे करना है। एक बार ब्रिलियंट स्टूडेंट को पता चल गया क्या करना है तो वो कर लेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लगता है आपको इसमें और कुछ इनपुट चाहिए तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। हर इंस्टीट्यूट इसके बारे में कुछ ना कुछ देता है। हमारे साइड से हम एक डिटेल क्लास होगा, लाइव क्लास होगा तुषार सर का, उसके बाद इसकी समरी मिलेगी, उसके बाद इसके ऊपर एमसीक्यूज मिलेंगे। इतना अगर आप कर लेंगे तो मुझे लगता है 70, 80, 95% तक आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। और इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, इसको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आंसर देने का ट्राई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।